मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत रियासत की 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्युनिसिपैलिटीज में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। शेड्यूल के ऐलान के साथ ही पूरे तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासत के 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और 116 बल्दियात के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमोदनी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स के साथ इजलास मुनक्किद करके इंतखाबी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान किया गया। शेड्यूल के इजरा के साथ ही रियासत भर में ज़ाब्ते अखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया। 28 तारीख से नामजदगियाँ वसूल की जाएगी, जबकि 31 तारीख नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इन बल्दियाती इंतखाबात में 53 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग 11 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को अंजाम देकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के लिए मैयत गाड़ी वक्फ। चेयरमैन ट्रस्ट आयशा फातिमा ने बड़ा ऐलान किया कि गरीब मैयतों की तदफीन के लिए ट्रस्ट अखराजात बर्दाश्त करेगा। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से बोधन के मुसलमानों की सहूलत के लिए मैयत गाड़ी की फराहमी अमल में लाई गई। ये मैयत गाड़ी मैयतों को लाने और आखिरी आरामगाह तक ले जाने के लिए मिल्लत इस्लामिया को वक्फ की गई। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन आयशा फातिमा आमिर ने बताया कि यह मैयत गाड़ी काफ़ी दिन कबल ही वक्फ की जा चुकी थी, लेकिन बेशतर लोग इससे नावाकिफ थे। लिहाजा इस मैयत गाड़ी के बारे में हर खास आम को इतला हो जाए और इससे सभी इस्तेफादा कर सके, इसलिए इस प्रोग्राम के एहतमाम को ज़रूरी समझा गया। इस गाड़ी को वक्फ करने में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के अलावा साबिक एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का अहम तरीन ताउन शामिल है। आयशा फातिमा ने इस मैयत गाड़ी को बोधन के मारूफ खिदमतगुजार रहमत अली चाचा के हवाले किया, जो इस मैयत गाड़ी की जिम्मेदारी को संभालेंगे और बर वक्त मिल्लत इस्लामी की ज़रूरत पर गाड़ी की खिदमत फराहम करेंगे। रहमत अली गुज़श्ता कई दहाकों से मिल्लत इस्लामी की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मैयतों को गुस्ल देने के अलावा आखिरी मराहिल में इनको मुमकिन खिदमत फराहम करते हैं। कोरोना जैसी संगीन व खतरनाक सूरत हाल के दौरान भी उन्होंने मैयतों को गुस्ल देने में शचोपंज का मुजाहरा नहीं किया। हत्ता कि कोरोना के मुतासिरीन को भी उन्होंने बेखौफ गुस्ल देते हुए मिल्लत इस्लामिया की नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी है। इनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए आयशा वेलफेयर ट्रस्ट और दिगर अहबाब की जानिब से रहमत अली चाचा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन आयशा फातिमा ने बहुत ही अहम ऐलान किया और कहा कि किसी भी ज़रूरत पर मैयत गाड़ी खिदमत के लिए हाजिर रहेगी। मैयतों की मुंतकिली के अलावा गरीब अफराद जो तदफीन के अखराजात बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं है, इनकी तदफीन के अखराजात आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा कि मैयत गाड़ी की खिदमत मुकम्मल मुफ्त होगी, किसी किस्म का कोई भी खर्च नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मल्दिया की जो मैयत गाड़ी है वो दूसरे मजहब के अफराद को जहन में रखकर खरीदी गई थी, जिसकी वजह से ये मिल्लत इस्लामिया के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं थी। लिहाजा आयशा वेलफेयर ट्रस्ट ने साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के ताउन से इस मैयत गाड़ी को तैयार करवाकर मिल्लत इस्लामिया के लिए वक्फ कर दिया। इस प्रोग्राम में बोधन की मारूफ माहिर तालीम शख्सियत व कायदे बियारस मुशीर बाबा एनआरआई, अहमद एनआरआई, मोहम्मद इम्तियाज साबिक काउंसलर, रवि शंकर गौड़, अशोक रेड्डी और दीगर मौजूद थे। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गाड़ी का इंतजाम किया गया जो मैयतों की तदफीन के लिए जनाजे को लाने ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। इनके काम को बेहद कबूल फरमाइए अल्लाह। जितने लोग इसमें ताउन करें अल्लाह इन सब के अल्लाह पूरा फरमाइए और रब्बुल आलमीन इसका शान अपनी बदल अता फरमाइए। और अल्लाह इसके साथ साथ दफन का जो अखराजात हैं इसके अलावा भी देने के लिए इनकी खिदमत को बेहद कबूल फरमाइए। तदफीन के लिए जो गाड़ी दी जा रही है आज, एक्चुअली ये बहुत पहले हवाले कर दी गई थी, लेकिन लोगों को मालूम होने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका भी
मैयत के लिए किसी के भी पास अगर कोई पैसा नहीं है या कुछ भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आके यानी कि दफनाए तका कब्रिस्तान को लेके जा घर से आपके कब्रिस्तान तक का जो आखिरी सवारी होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ये गाड़ी देने का रीज़न यही है, ये मत सोचिए कि मुस्लिम के लिए दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी बार म्यूनसिपैलिटी में मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे मुस्लिम्स जाके रिक्वेस्ट करें कि एक गाड़ी मुस्लिम को चाहिए, क्योंकि दूसरे रिलीजन में और मुस्लिम्स में थोड़ा फ़र्क रहता है, डिफरेंस रहता है कि दफनाने में लेके जाने में इसमें उसमें। तो काफ़ी सारे मुसलमानों का ये ख्वाहिश थी कि उनको एक अलग से गाड़ी चाहिए बल्कि, तो इसीलिए ये आखिरी सवारी की गाड़ी जो हम दे रहे हैं आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से और हमारे एक्स MLA साहब मोहम्मद शकील आमिर साहब की तरफ से ये गाड़ी दी जा रही है। बोधन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और ये आप लोगों को इंशाअल्लाह इस्तेमाल में आएंगी। और दिए गए नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल करिए। हमारे रहमत भाई का इसमें बहुत बड़ा माशाल्लाह हाथ है, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, यानी कि मैयत को नहलाने धुलाने से आखिरी जो सफ़र रहता है वो पूरा काम गुसूल देने का पूरा काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको बहुत अल्लाह इनको सेहत दे और ऐसे ही कामा करने में हम सबको उम्र दराज करें इनकी, और ऐसे ही कामा करने की हम सबको तौफीक दे। MPJ सदर अब्दुल हलीम कमर और उनके तंजीमी ओहदेदारान को रियाज मालिक ने तहनीत पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि नौ मुंतखब MPJ टीम हसास मिली मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी करेगी। MPJ के नौ मुंतखब सदर अब्दुल हलीम कमर और उनके तंजीमी रुफ़का की तहनीती तकरीब का मारूफ सियासी समाजी कायद व खादिम मिल्लत रियाज मालिक ने एहतमाम किया। इस तकरीब के दिगर अहम मेहमानों में मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम TV, मोहम्मद खालिद खान एडिटर इन चीफ मोमेंट टाइम्स, वसीम रजा मलिक, मोहम्मद वसीम NRI, अब्दुल रहीम NRI, अब्दुल रहीम जनता, अरशद बिन सईद और दिगर शामिल थे। इस मौके पर रियाज मालिक ने अब्दुल हलीम कमर सदर, शेख जिलानी नायब सदर, मोहसिन खान, अब्दुल बाकी, मोहम्मद मुसव्विर, अय्यूब अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरीज असलम खान, रफीक कुरैशी खाजिन, शेख गौस, नदीम अहमद, शाह सिद्दीकी मीडिया सेक्रेटरी के अलावा अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद मुजाहिद, मुजाहिद हफीज, अब्दुल अलीम सोहेल, उबैदुल्ला, सैयद सुजात और अब्दुल रऊफ की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनको तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद नईम कमर और खालिद खान को भी तहनीत पेश की गई। CR के तेलंगाना TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में VRA विलेज रेवेन्यू असिस्टेंस के जॉब्स निकले थे। 20,000 लोगों को ये जॉब्स दिए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। जियो नंबर मेरे ख्याल से 80 या 380 कुछ है जियो नंबर, उसकी मेरे पास कॉपी है। तो उस वक्त क्या हो गया बोले तो 16,000 VRS का अपॉइंटमेंट हो गया। 3,797 VRS अभी भी बाकी है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इलेक्शन कोड आ गया, बदकिस्मती से TRS हुकूमत हार गई, TRS हुकूमत से चले गई। इसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई। आज VRS का ये हाल है कि वो लोग रोने पे और खुदकुशी करने पर मजबूर है। आज VRS वालों से मेरी मुलाकात हुई, अगर वो मिले आपसे मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा इंशाअल्लाह। VRA के यूनियन प्रेसिडेंट है, 3,797 है, जिसमें निजामाबाद से 1000 VRS है, जिसमें से 200 के अबव अपने माइनॉरिटीज के हैं। 4,000 में पूरे 1000 VRS मुस्लिम से, 4,000 में 3797 उनका नंबर है। उतने उसमें 1000 अपने माइनॉरिटीज के VRS है। वो लोगों का इतना बुरा हाल है। आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो मैं MPJ के कायदीन जो उसमें कुछ पुराने TRS के भी लोग हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जो है सो VRS के बारे में जो है सो कोई मुहिम चलाए। मुल्क में, हिंदुस्तान में, निजामाबाद में, तेलंगाना जो भी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हुई उसके साथ इंशाल्लाह हम ठहरेंगे। मैं हमारे स्टेट के सदर हैं अब्दुल मजीद शोएब साहब, उन तक हम बात रखेंगे। आपसे भी मैं बात करवाऊंगा उनकी, तो क्या लाहे अमल बनता है स्टेट लेवल पे, क्योंकि मसला अपना निजामाबाद लेवल का नहीं है, पूरे स्टेट लेवल का मसला है। तो हम रुजू करेंगे, मैं और आप बैठ के इंशाल्लाह बात करेंगे इसके बारे में। मिल्लत के जो हसास मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल होते हैं जिन पे आवाज उठाने पर लोग कतराते हैं, झिझकते हैं, कहीं हम किसी कानूनी कशाकश का शिकार ना हो जाए, कानूनी दायरे में डालकर हमको दबा दिया या कुचल दिया ना जाए, इस खौफ से हम खामोश रह जाते हैं।
तो ऐसे मसाइल जब भी आते हैं, आप लोग अगर उठ खड़े हो तो आपके पीछे मिल्लत का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ जाएगा, आपके शाना वाशाना खड़ा होगा, आपके साथ जद्दोजहद में शामिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एमपीजे के जिम्मेदारान को इस बात का मशवरा देता हूँ कि ऐसा सुलगते हुए जो मसाइल है उनको नज़रअंदाज ना करें, उन मसाइल को जो है सो अहमियत का हामिल समझते हुए उस पर तवज्जो दहानी करें और जो है सो उसको हल करने की मुमकिन है जो सो जद्दोजहद करें। तो जिम्मेदारी को कबूल करने से पहले ये तय कर लीजिए कि क्या हम इस जिम्मेदारी को अदा करने के अहल हैं या नहीं। अगर अहल है तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है। हालात किस तरह के पेश आएंगे, क्या होगा, इसे शशोपन का शिकार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुलूस नीयत के साथ हक के लिए आवाज़ उठाते तो अल्लाह की मदद और हिमायत हमारे साथ शामिल हो जाती है। तो यही कुछ बातें थी, आपके गुज़ार करना था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने अहमदापुर में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अचानक मना किया और तलबा की हिफाजत पर सख्त हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने बोधन मंडल के अहमदापुर में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने स्कूल की तालीमी सरगर्मियों, नज़्म नस्क और तालिबात को फराहम की जा रही सहूलतों का तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने क्लासरूम्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी रजिस्टरों की जांच की और तालिबात के लिए तैयार किए जाने वाला खाने के मेनू से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा मीनू के मुताबिक मियारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना ही फराहम किया जाए। मुआयने के दौरान कलेक्टर ने स्कूल के अहाते का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए तालिबात की सलामती को अवलीन तरजीह देने पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि किसी भी बैरूनी शख्स को किसी भी सूरत में स्कूल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए और तालिबात को सिर्फ वालिदैन के हमरा ही घर रवाना किया जाए। कलेक्टर ने बार बार घर जाने वाली तालिबात के मामले में खुसूसी तवज्जो देने और उसकी वजूहात की ज़मीनी सतह पर जाँच करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने हालिया दिनों बांसवाड़ा मंडल के बोरलाम एससी रेसिडेंशियल स्कूल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए शदीद रंज और गम का इजहार किया, जहां एक 8वीं जमात की तालिबा संगीता इंतजामिया की लापरवाही के बायस हादसे का शिकार होकर जाबाग हो गई थी। कलेक्टर ने दो टोक अंदाज में कहा कि तालिबात की सलामती में किसी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौरे के दौरान कलेक्टर ने 8वीं जमात के कमरे जमात में जाकर तालिबात को असबाक पढ़ाए, उनकी तालीमी सलाहियतों का जायजा लिया और हौसला अफजाई के तौर पर चॉकलेट्स तकसीम की। उन्होंने तालिबात को नसीहत की कि वो मेहनत से तालीम हासिल करें और साथ ही अपनी ज़ाती सलामती के मामले में हर वक्त चौकन्ना रहे। किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में बिला झिझक मुताल्लिक़ा हुकाम से शिकायत करने की हिदायत दी। मज़ीद बराह कलेक्टर ने स्कूल के तरफ फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर करने, ख़तरनाक गड़े को पुर करने, बरक़ी वायरिंग दुरुस्त करने और स्कूल के लिए दरकार फर्नीचर फराहम करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने बावर्ची खाने और स्कूल के तरफ की सफाई पर भी खास तवज्जो देने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, जिला तालीमी ऑफिसर अशोक, MEO नागया, KGBV स्पेशल ऑफिसर हुमा बिंदु और दीगर मुताल्लिक़ा ओहदेदारान मौजूद थे। गांजा माफिया के हमले में जख्मी एक्साइज कांस्टेबल के कविता ने अयादत की और उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। निजामाबाद में गांजा माफिया के हमले में शदीद जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सोमिया और उनके अहलखाना की तेलंगाना जागृति के सदर की कविता ने हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में अयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अगर गांजा माफिया एक्साइज कांस्टेबल को कत्ल करने की हिम्मत कर रहा है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुजरिमों को हुकूमत का कोई खौफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रियासत को ड्रग्स और गांजा फ्री बनाने का वादा किया था, लेकिन आज सूरत हाल ये है देहात तक में खुलेआम गांजा नशियावर अशिया दस्तियाब है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी गांजा और ड्रग्स पहुंचाकर बच्चों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। कविता ने खबरदार किया कि नशियावर अशिया के बढ़ते इस्तेमाल के नतीजे में खवातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अब होश में आए और ड्रग्स व गांजा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही एक्साइज और फॉरेस्ट अमले को असला फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान गन फायरिंग की मशक़ तो करवाई जाती है मगर अमली तौर पर उन्हें हथियार फराहम नहीं किए जाते। कविता ने कहा कि अगर एक्साइज और फॉरेस्ट अहलकारों के पास असला होगा तो गांजा और ड्रग्स माफिया में खुद ब खुद खौफ पैदा होगा। నమస్కారం। ఇవాళ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో మరి నిజామాబాద్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ గారు సౌమ్య గారిని చాలా దారుణంగా స్మగ్లర్స్ గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసే ముఠా నిజామాబాద్ నడి పట్టణంలో దారుణంగా కారుతో గుద్ది యాక్సిడెంట్ చేసి
మళ్ళీ కార్ రివర్స్ చేసేటప్పుడు కూడా అమ్మాయి శరీరం మీద నుంచి కార్ రివర్స్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడంతో చాలా క్రిటికల్ కండిషన్లో ఇవాళ అమ్మాయి ఇక్కడ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో చేరి ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న నిజామాబాద్లో కూడా ప్రైవేట్ వైద్యశాలలో మంచి వైద్యం అందించే ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిమ్స్లో కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. కాకపోతే ఈ ఘటన ఎంత బాధాకరం అంటే ఎక్సైజ్ పోలీసులు అంటే గంజాయి మాఫియాకి డ్రగ్స్ మాఫియాకి ఏమాత్రం కూడా భయం లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక పెద్ద నిదర్శనం. మరి ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు డ్రగ్స్ ఫ్రీ సమాజంగా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే ఫ్రీగా డ్రగ్స్ పంచుతున్న లెవెల్లో ప్రతి గ్రామంలో డ్రగ్స్ మోపైనాయి, ప్రతి గ్రామంలో గంజాయి మోపైంది, ప్రతి గ్రామంలో యువకులు చిన్నపిల్లలు మరి చాలా దారుణంగా స్కూళ్ళల్లో కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనివల్ల డైరెక్ట్గా బాధపడేది మా ఆడబిడ్డలే. ఏదేమైనా గృహహింస పెరుగుతున్నది, ఆడవాళ్ళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించేటటువంటి కల్చర్ పెరుగుతున్నది. వీటన్నిటికీ డ్రగ్స్ నాందిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం ఇప్పటికన్నా మత్తు వదిలి నిద్రలేచి వారి యొక్క ప్రతాపాన్ని చూపించి డ్రగ్స్ని అరికట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎక్సైజ్ అధికారులకి ఇదివరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు వారికి కూడా వెపన్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, గన్స్ ఉంటాయి. కొద్దిగా ఎక్సైజ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఉంటే ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా అయినా గంజాయి మాఫియా అయినా వీళ్ళు భయపడేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన ఎక్సైజ్ వారికి అట్లానే ఫారెస్ట్ వారికి వెపన్స్ మళ్ళీ ఇవ్వాలి. వారికి ట్రైనింగ్లోనే వారికి శిక్షణ ఇస్తారు, కానీ వారి దగ్గర వెపన్స్ లేకపోవడంతో ఈ స్మగ్లర్లకు డ్రగ్స్ పెడ్లర్లకు అరాచకాలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి వెపన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. रमजान मुबारक के पेश नजर नदीम अहमद की बल्दी हुकाम से नुमाइंदगी, फुलांग कम्युनिटी हॉल की तस्नीम और दीगर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा। TN 46 फुलांग के मारूफ समाजी कायद और जॉइंट सेक्रेटरी फलाही कमेटी फुलांग नदीम अहमद ने महकूमा बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर मोहल्ला फुलांग में लाइटों की तनसीब, मसाजिद के सामने सफाई और मौसर व जायद लाइटिंग का इंतजाम और फुलांग कम्युनिटी हॉल को सहूलतों से आरासा करने का मुतालबा किया और अहदेदारों से ख्वाहिश की कि कम्युनिटी हॉल के रंगो रोगन, बिजली के कामों और पाइपलाइन के अलावा एयर कंडीशन की दुरुस्तगी की जाए और रमजान मुबारक की आमद से कबल ही इन कामों की तकमील कर ली जाए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि महकमा बल्दिया बिलखसूस कमिश्नर बल्दिया इस मामले में खुसूसी तवज्जो देते हुए रमजान के पेश नजर तमाम बुनियादी कामों की तकमील को यकीनी बनाएंगे ताकि रमजान में रोजेदारों को सहूलतें फराहम हो और किसी किस्म की तकलीफ या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आज म्यूनसिपल कमिश्नर में हम फलाही वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद की जानिब से एक दरखास्त दिए कि महल्ले फुलांग के कमेटी हॉल में जो रमजान के मौके पर जो हर साल जो कलर डालते हैं वो इस 2 साल से नहीं डाला गया, मगर इस बार कलर डालना बोल के हम एक एप्लीकेशन दिए म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को कि वहाँ पे समात कुरान और तराबी का एहतमाम किया जाता है रमजान के मौके पर और वहाँ पे पोलिंग बूथ भी रहता है अगर इलेक्शन के टाइम पे, तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कि महल्ले फुलांग की कमेटी हॉल में वहाँ पे टेंट डालकर वहाँ पे वाटर के पाइप लाइनिंग जो भी है वाटर के लिए साफ सफाई रखना, वहाँ पे और लाइट लगाना हर जगह मस्जिदों के पास और कमेटी हॉल के पास जो रमजान आने वाला है मदीना मस्जिद, मस्जिद तौहीद, आमिना मस्जिद, फातिमा मस्जिद के पास ये कलर ये लाइटा लगाना बोल के हम हर साल भी देते और लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि महल्ले फुलांग की कमेटी हॉल में कलर डाला जाए और महल्ले की फुलांग की तरक्की के लिए और हर वक्त हम काम करते रहते हैं, इंशाल्लाह कराते आते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम महल्ले की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि हर वक्त हमारा साथ दिए तो ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं हम। अल्लाह हाफिज। बोधन में चोरियों का सिलसिला जारी। बोधन के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने मुखफल मकान की खुफल चिकनी करते हुए 3 तोले सोना और नगद रकम लेकर फरार हो गए। बोधन में एक बार फिर चोरी की संगीन वारदात पेश आई। चोरों ने एक रिहायशी मकान को निशाना बनाकर पुलिस की सिक्योरिटी और गश्त पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। ये ताज़ा वारदात रकासपेट वार्ड नंबर 5 के हुदूद में पेश आई। मुतासरा मकान शेख सादिक का है जो अपने अहल खाना के साथ 3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, जबकि उनके फर्जंद शेख इमरोज जमात के सिलसिले में कड़पा गए थे। आज सुबह तकरीबन 11 बजे जब शेख इमरोज बोधन वापस आकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर दाखिल होते ही मंजर निहायत ही खौफनाक था। पूरा सामान बिखरा हुआ था। सोने चांदी के जेवरात के खाली डब्बे हॉल में पड़े थे। अलमारियां तोड़कर फेंक दी गई थी और बेडरूम में अलमारियों को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक चोर इस वारदात में 3 तोले सोना और तकरीबन 70,000 रुपये नगद ले उड़े।
वाकई की इत्तला मिलते ही शेख इमरोज ने वार्ड नंबर 5 के साबिका काउंसलर अताउल्ला खान को खबर दी। अताउल्ला खान फौरन मौके वारदात पर पहुंचे और बोधन टाउन SHO को चोरी की तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन, यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि रक्कासपेट जैसे गुंजान आबाद वाले इलाके में जहाँ अतराफ में कई मकानात मौजूद है, आखिर चोर इतने इत्मीनान से वारदात अंजाम देकर कैसे फरार हो गए? क्या पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों तक महदूद रह गई या फिर चोरों को अब कानून का कोई खौफ नहीं रहा? काबिल जिक्र बात यह है कि यह बोधन में चौथी बड़ी चोरी का वाकया है। लगातार चोरियों के बाइस पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है और शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर अताउल्ला खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि चोरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश अमल में लाई जाए और मुतासरा खानदान का चोरी शुदा सोना और रकम जल्द से जल्द बरामद की जाए। उन्होंने मुतासरा खानदान को तसल्ली देते हुए कहा कि बोधन पुलिस इस मामले को संजीदगी से लेगी और उम्मीद है कि जल्द ही चोर गिरफ्तार होंगे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खिदमत की सताइश अक़लियती कायदीन ने उनकी तस्वीर को दूध से धोया। बताया कि शिकस्त के बावजूद करोड़ों के काम मोहम्मद अली शब्बीर ने करवाए हैं। डिवीजन 11 में कांग्रेस कायद शेख महबूब की क़यादत में नौजवान कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गोयल की तस्वीरों को दूध से धोते हुए इनकी खिदमत का एतराफ किया और जबरदस्त सताइश की। कांग्रेस के जवासाल कायद सादिक सोहेल ने बताया कि हुकूमती मुशीर बराए SC ST OBC और माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद अर्बन से शिकस्त के बावजूद निजामाबाद की हमाजहत तरक्की के लिए फिक्र की और भारी फंड हासिल करते हुए तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए। इस मौके पर डिवीजन 11 के कांग्रेस कायद शेख महबूब के अलावा अफरोज खान, शेख परवेज, अन्नू बिल्डर, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। 162 करोड़ रुपए से अंडरग्राउंड ड्रेनेज यहाँ पर जो है सैंक्शन हुए, TUH DAC 60 करोड़ रुपए से तमाम भी जो है तो निजामाबाद अर्बन में दिए गए। उसके साथ ही साथ नूडा फंड 2300 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो ये खास तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर साहब CM फंड से स्पेशल डेवलपमेंट निजामाबाद लेकर आए। ये फंड चीफ मिनिस्टर साहब के अकाउंट से होता है, इसके बावजूद SDA फंड 10 करोड़ रुपए से निजामाबाद में लेकर आए। उसमें क्या क्या काम हुआ निजामाबाद में, जैसा कि कम्युनिटी हॉल, स्कूल बिल्डिंग, ड्रेनेज। निजामाबाद में हर एक डिवीजन में 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। निजामाबाद में 60 करोड़ रुपए 60 डिवीजनों में दिया गया। इंदिरा माइंडू जैसा आप सभी जानते हैं, ये हुकूमत की तरफ से जो है सो हमारे मैनिफेस्टो में था कि इंदिरा माइंडू दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तेलंगाना में इंदिरा माइंडू दिए जा रहे हैं गरीबुरमा में घरों के। साथ ही 200 यूनिट करंट फ्री, हर घर 200 यूनिट जैसा हम मैनिफेस्टो में वादा करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CM साहब सारे रियासत में 200 यूनिट फ्री करंट दिया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से। और फ्री बसेस सबको पता है कि जो है यहाँ के लेडीज पूरे तेलंगाना में कहीं पर भी घूमो उनको 1 रुपया भी टिकट चार्ज नहीं किया जाता है। और शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, ये तो हमेशा चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट आई से इसमें कुछ रुकावट भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम जैसी की वैसी है, चलते जा रही। तो मैं निजामाबाद के अवाम को ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर शब्बीर साहब निजामाबाद अर्बन 2023 में MLA इलेक्शन लड़े थे, हारने के बावजूद भी निजामाबाद को छोड़े नहीं। लालच और दरिंदगी का अंजाम, एक और बेटी मौत की आगोश में, मुश्तबा मौत, मतलब यह खुदकुशी। अहम सवाल, दोनों ही सूरतों में ससुराली रिश्तेदार है जिम्मेदार, मुतासरा वालिदैन का इल्जाम। ससुराल में तकलीफों का शिकार एक और बेटी ने अपनी जान गंवा दी, मगर अब तक ये तय नहीं पाया कि इस जवासाल खातून ने खुदकशी की है या फिर ससुराल के रिश्तेदारों ने इसका कत्ल कर दिया है। मगर लड़की के वालिदैन बिलखसूस वालिद ने इल्जाम आयद किया कि इनकी बेटी का कत्ल हुआ है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हुदूद में समरीन फातिमा नामी नौजवान खातून की मुश्तबा मौत ससुराल के घर में हुई। समरीन की वालदा ने इल्जाम आयद किया कि समरीन के शौहर के दिगर खवातीन से भी नाजायज ताल्लुकात थे,
जिसकी वजह से इनकी बेटी समरीन फातिमा हमेशा ज़हनी तनाव और अजियत का शिकार रहती थी। समझाने पर भी इसका शौहर उसको मजीद जलाने के लिए अपनी बदचलनी के किस्से मजे ले लेकर सुनाता था, जिससे वो शदीद दिल बर्दाश्त थी। कभी उम्मीद है कि इस शदीद ज़हनी तनाव व अजियत का शिकार होकर ही समरीन फातिमा ने खुदकशी कर ली है, लेकिन उसके वालिद ने कत्ल का इल्जाम शौहर उसके अफराद खानदान पर आयद किया और कहा कि इनकी बेटी की मौत के बाद इस पर इज़हार अफसोस कर रहे या फिर इनको इतला देने के बजाय समरीन फातिमा के जिस्म पर मौजूद तलाई जेवरात हत्ता के नाक की दाल को भी उतार लिया गया, जिससे शक होता है कि इसको लालच में कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। अनाश को उस्मानिया दवाखाना पोस्टमार्टम की गर्ज से मुंतकिल किया गया। कहाँ जाता है 12 बजे कहाँ जाता हमारा, तुम बोलो उसका दिल क्या टूटा तो गई हुई कल लेंगे ना तुम देखो मेरी बच्ची चले गए पास, मेरी बच्ची कितने महीनों से कितने साल से सता रहा था भाई वहाँ पे सुनिए क्या बात हो रही थी। इससे पहले 2 बच्चों से बात करा, बोले भी एक बार बात करा, फिर समझा के भेजे बेटे कमाई से कमाई दूसरे बच्चों में लुटाया, एक बार खामोश बैठे, फिर 1 महीने का फिर दूसरी बच्ची को पकड़ा, फिर उससे बात करे। शादी एक से सोना पूरा रहन, जब से शादी हुई जब से सोना रहन में वहाँ पे इन्हू जो डाले थे नेकलेस बेच लिए, इन्हू आयरन बेच लिए, इन्हू सुने भाई इन्हू जो नेकलेस डाले थे नेकलेस आयरन सब बेच लिए। इन्हू बच्ची को खाने तक उनके अम्मा क्या बोले 1.5 लाख जुए में आ रहा हो, मर्द बच्चा है, उनकी अम्मी के अल्फाज है। क्या नाम है कि उनकी अम्मी का भी नहीं मालूम है। उनकी अम्मी क्या बोले घस के जाना बच्ची, उसको बोलते हैं औरत बोल रहे हैं उनकी अम्मी। अभी अब ये बच्ची का जब मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो पहले मेरे को फोन करना नहीं करना, पूरा महिला आगे बात से हमारे को मालूम हो रहा, पूरा महिला मेरी बच्ची को फांसी देके मार दिए, बात से पूरा महिला आ रहा है यहाँ पे। एक लौती एक बच्ची है मेरे को, एक लौती एक बच्ची है 4 साल से। उसके कपड़े होना है महिला क्या कहते था, पाउडर होना है, पाउडर महिला क्या कहता था, चप्पल होना है महिला कहते था। बोल बोले हमारी बच्ची को लेकर के छोड़ देना, अगर कुछ हुआ उसके शौहर को अभी पूछा मेरी रिकॉर्डिंग है ना, मेरी बच्ची को लेकर के छोड़ देना भाई, हम पाल लेते भाई, मेरी बच्ची को मैं पाल लेता हूँ। उनकी अम्मी सिर पे हाथ रख करके लग गए, बोले उनकी अम्मी लेके आके छोड़ते, बोले उनकी अम्मी का सिर पड़े उन्नीस क्या बोले बेटे मैं लेके आके छोड़ती हूँ, मैं तेरी बच्ची को मैं लेके आके छोड़ती हूँ, बोले मैं सिर पे हाथ करके लेके गए। बोले फिर क्या बोलते बर्तन धोना, उनके पाना धोना, सर्दी में मेरी बच्ची कर करके थक गई भाई, मर गई। मेरी बच्ची को फांसी देके मार देके मेरे को फोन नहीं करे भाई, फांसी देके मार दिए, वहाँ से पूरी मर गई, वहाँ से जब हो रही तबीयत नाक की दाल तक भी निकाल ली मेरी बच्ची बोलते सो अकेली नहीं डाली, उसका बारात उसके ससुराल वाले पूरे मिले हुए हैं उसके अंदर। नहीं सकती 10-15 मिनट में बात करी थी मैं मेरी बच्ची से, नाक की दाल निकाले तक टाइम है उन लोगों के पास, मगर हम लोगों को फोन करके नहीं बोले एक के इतनी बात है, ऐसा है वैसा है बोल के पूरे ससुराल वाले दो पोटियों के संग बात करा, बच्चा भी वैसे चलेगा, वो बच्ची का टेंशन ले लिया बोल के मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर कर देगा उन लोग। पूरे बच्चे नहीं है, उनको बच्चे है तुम काम करो, उनको बच्चे है तुम काम करो, बच्चा हो के मरा। मेरी बच्ची को सर्दी बुखार आती, तुम्हारे को छूट जो बीमारी आती बात करेगी बीमार पड़ते, तुम दूसरे भाव को हथेली का छाला बना के रखी, मेरी बच्ची को नौकरानी बना के रखी। सुने तुम उसकी सास, सुने तुम पूरे ससुराल वालों की संगत, पूरे ससुराल वाले हैं पूरे। यौम जमहूरिया जश्न 26 जनवरी को ही क्यों इसी तारीख को दस्तूर का नफाज अमल में आया? अहम सवाल है, तो इसका जवाब ये है कि 26 जनवरी तारीख के हवाले से बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। यौम जमहूरिया बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन हमारे मुल्क में एक सेकुलर वो जमहूरी दस्तूर का नफाज अमल में आया। 26 जनवरी 1950 का वो यादगार दिन, जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में जो कानूनी कमेटी काम कर रही थी, जिसने आइन को मदून किया, उसने 24 जनवरी 1950 को अपना मसवदा कानून पार्लियामेंट के हवाले किया, हुकूमत के हवाले किया। 26 जनवरी 1950 को इस कानून को मुल्क में नाफिज कर दिया। हमारे मुल्क में 2 अहम जश्न होते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारे इज्जत नफ्स की आजादी, हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की है। जब 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, इक़्तिदार हमारे पास मुंतकिल हुआ, हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम हुई, तो उस वक्त इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया कि हमारा मजहबी, हमारा लिसानी, हमारा तबकाती समाज में, इस मुल्क में एक ऐसा कानून चाहिए जो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को, तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को, तमाम जबानों के बोलने वालों को इलाकाई असास पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ व इंसाफ फराहम करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए
तो तमाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर सके और मजहबी आजादी दे सके। तो फिर 29 अगस्त को एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की तश्कील दी गई बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में 6 रुकनी। इस कमेटी को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि आप एक ऐसा कानून तैयार करें जो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता हो और उनको मजहबी आजादी फराहम करता हो। तो इस कमेटी ने अपने काम का आगाज कर दिया और फिर 4 नवंबर 1947 को इस कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी कि कानून इस तरह बनाया जा सकता है, इस तरह जो तमाम तबकात को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को, तमाम जबानों के बोलने वालों को यकसा हुकूक वो इंसाफ फराहम किया जा सकता है। इस मसवदे पर मुकम्मल कानून नहीं कहूँगा, मुकम्मल दस्तूर नहीं कहूँगा, इस मसवदा कानून पर बहस व मुबाहिसा हुआ पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ जो सलूकात पर बहस की गई, वहाँ तरमीमात की बात की गई, बात को हज़फ करने का मुतालबा किया गया। बहरहाल फिर बाद में इस मसवदे को उसी कानूनी कमेटी के हवाले कर दिया गया और उसके बाद उनको इस बात की हिदायत दी गई कि एक मुकम्मल मसवदा कानून तैयार किया जाए जो तमाम तबकात के लिए यकसा काबिल कबूल हो, यकसा हुकूक फराहम करता हो, यकसा आज़ादी फराहम करता हो। तो बहरहाल फिर इस कमेटी ने अपना काम दोबारा शुरू किया और फिर 24 जनवरी 1950 को इस कमेटी ने अपना पूरा मसवदा कानून तैयार करके हुकूमत के हवाले कर दिया और फिर हुकूमत ने 26 जनवरी 1950 को इस कानून को मुल्क में नाफिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून को 26 जनवरी को ही नाफिज करने की जरूरत क्यों महसूस की है। मैंने अक्सर देखा है बहुत से एंकर से, बहुत से न्यूज रिपोर्टर से, लोगों के पास माइक लेके जाते हैं, उनके मुंह के सामने माइक लगा देते हैं, भाई 26 जनवरी क्यों मना, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। बहरहाल इस तरह के सवाल होते हैं, लेकिन उन्हीं से ये मैं सवाल करना चाहूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे आम लोगों से, मैं आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ कि इस कानून को 26 जनवरी को ही क्यों नाफिज किया गया। सवाल बड़ा अहम है। तो यहाँ मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि 26 जनवरी 1930 को हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने इस बात का फैसला कर लिया कि हम, जब अंग्रेज हुकूमत ने कहा कि तुम अपनी मुतवाजी आरजी हुकूमत कायम कर लो, तो उन्होंने कहा हमको आरजी या जो सब तुम्हारे मातहत रहने वाली हुकूमत नहीं, बल्कि मुकम्मल आजादी, पुरान स्वराज यानी कि मुकम्मल आजादी का हक चाहिए। और यहाँ पर उस दिन तिरंगा लहराया गया। यानी कि आज का जो तिरंगा है, बाज़ाब्ता वैसा तिरंगा नहीं था, लेकिन 3 रंग यही थे और 1930 को लहराते हुए, यानी यूं कहना चाहिए कि अलम बगावत बुलंद कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन था। यानी कि अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी उस दिन कि हम अब आजादी लिए बगैर नहीं मानेंगे। हम चाहे अपनी जानों के नजराने क्यों ना दें, हमको चाहे कितने नुकसानात का सामना क्यों ना करना पड़े, हम तुमसे आजादी लेके ही रहेंगे। ये तय था, ये फैसला था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ये कानून नाफिज कर दिया गया, ताकि 20 साल पहले जो फैसला लिया गया था कि मुकम्मल आजादी का, वो फैसला हमेशा हिंदुस्तान जब तक बाकी रहे वो फैसला यादगार बना रहे, वो दिन यादगार बना रहे और हमारे जो मुल्क के शहरी इस बात पर फख्र महसूस करें कि हमारे अजदाद ने, हमारे रहनुमा और रहबरों ने किस तरह जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए 26 जनवरी 1930 को फैसला कर लिया था कि हम मुकम्मल आजादी लेके रहेंगे। तो ये बात याद रख लीजिए कि 15 अगस्त 1947 हमारी नजात का दिन था, आजादी का दिन था। गुलामी से हमको जो नजात उस दिन मिली थी, अंग्रेजों से नजात हमको मिली थी, तो ये दिन हमारी नजात का दिन है, हमारी आजादी का दिन है। आज जो हम एक गुलाम शहरी से हटके एक आजाद शहरी बने थे, 15 अगस्त वो यादगार दिन है। लेकिन 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमको आईनी हुकूक मिले, आईनी इंसाफ मिला और हमको इस बात की मुकम्मल आजादी मिली कि हम जिस तरह चाहे अपने मुल्क में पूरी मजहबी आजादी के साथ, पूरी ज़हनी आजादी के साथ यहाँ पर बच सकते हैं, यहाँ के हुकूक इंसाफ से इस्तेफादा कर सकते हैं और हमको कोई किसी किस्म का दूसरे दर्जे का शहरी करार नहीं दे सकता। ये बात तय कर दी गई। आज दस्तूर पे सवाल उठाए जाते हैं, हुकूक पे सवाल उठाए जाते हैं अक़लियतों के, तो याद रखिए ये दस्तूर बहुत बड़ा अहम हथियार है और इसी दस्तूर ने आपको वोट का हक भी फराहम किया है। वोट एक बहुत कीमती चीज है। वोट आपका एक जो फॉर्मेलिटी नहीं है आप कि भाई जाओ आप किसी कैंडिडेट की तरफ, वोट आपका हथियार है। आप वोट से तय कर सकते हैं कि आपका क़यादत करने वाला, आपका नुमाइंदा कैसा हो, आपको किसको वोट देना है, आपको तय कर लेने का है।
आपका वोट तय करेगा। और बाज़ वक्त आपके फैसले उस वक्त गलत साबित होते हैं जब कुछ वोटों की कमी रहती है। देखिए, एक एक वोट की अहमियत है, इस चीज को समझने की जरूरत है, इस जिम्मेदारी को महसूस करने की जरूरत है। आज देखा जा रहा है कि वोट की अहमियत को बेमाना बनाया जा रहा है या फिर वोट को जो है सो बेचा जा रहा है। ये काबिल फरोख्त चीज नहीं है, ये आपका हक है, आपके हुकूक है। ये न सिर्फ आपकी जिंदगी पे मुहित है बल्कि आपके आने वाली नस्लों का भी जो सो फैसला इसी वोटों पर इन्हिसार करता है। तो इसलिए गफलत का मुजाहरा मत कीजिए, वोटों को मत बेचिए, वोट को अपनी जिम्मेदारी समझ के किसी जिम्मेदार, काबिल, तजुर्बेकार शख्स के हवाले कीजिए, अपने वोट को उसके हक में इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, इज्तिमाइयत का मुजाहरा कीजिए, अपने वोटों को तकसीम मत होने दीजिए, मफादात के पीछे मत भागिए। यकीन मानिए, आप अपने 100 किलो गोश्त के चक्कर में रहेंगे और मिल्लत का बकरा जुबा हो जाएगा। ये चीज जो मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ, आज हमारी जो सो नुमाइंदगी कम होती जा रही है, ये पार्लिमानी निजाम में हो या असम्बली निजाम में हो, हमारी अगर जो नुमाइंदगी कम हो रही है तो आप जो निश्चित हमारे हैं, जिन सीटों से हमने जो शिकस्त का सामना किया है, वहां देख लीजिए हमारे वोटों की तकसीम फिरका परस्तों की कामयाबी की वजह बनता जा रहा है। लिहाजा नादानी का मुजाहरा मत कीजिए, अपने वोटों को खतई तकसीम होने मत दीजिए। आपका जिम्मेदाराना वोट जिम्मेदारी से अगर पोल होता है तो मुल्क में जिम्मेदार हुकूमत को कायम करने का जरिया बन सकता है। ये बात थी, ये पैगाम था जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मैं एक बार फिर आपको यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद देते हुए रुखसत चाहता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।